ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, सभी चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं। 2 मार्क्स के 8, 16, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के कितने, 5, कितने हुए 20, याद हो गए। 8 मार्क्स के कितने हुए, याद रहना चाहिए चीजें, दिमाग में हर एक समय दौड़नी चाहिए चीजें, है ना, ध्यान रखना। 8 या 24, टोटल कितने हो गए 60। हमने निकाला क्या, परसेंटेज, हमने क्या निकाला, परसेंटेज। कितना आया परसेंटेज हमारा, है ना, 60 डिवाइड बाई 75 इंटू 100 कितना आया, 80%। इसका मतलब मुझे एक चीज पता चला, पूरा पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100% का होता है। कितने का होता है, 100% का होता है, जिसमें से 80% मार्क्स, 80% मार्क्स कितने नंबर के मिलेंगे, 2, 4 और 8 नंबर के, 2, 4 और 8 नंबर के मिलेंगे। मैक्सिमम कितना लिखना है इसमें, मैक्सिमम लाइन और मिनिमम लाइन बताइए। मिनिमम कितना लाइन लिखना है, 4, मैक्सिमम कितना लिखना है, 12। ठीक, कितना परसेंट, 80%। अगर मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ा, मेरे दिमाग में इतना होना चाहिए कि कम से कम मैं उसको 10 से 12 लाइन लिख पाऊं। याद रखो, कितने मार्क्स हो जाएंगे, किससे 80% मार्क्स आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए, सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए रहते हैं बताइए। सिलेक्शन के लिए, पास होने के लिए नहीं बोला मैंने, सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब जिसका भी सिलेक्शन होता है लगभग 780 में, मैक्सिमम बता रहा हूं ना मैं, 780 में इंटरव्यू कॉल आ जाता है। टोटल पेपर कितने का होता है पता है आपको, कितने का होता है टोटल पेपर, 1400 का। 1400 का 780 निकालिए, कितना परसेंट, लगभग, चलो मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, 50% समथिंग होगा, 50 है ना, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, 60% ले लिया मैंने कितना ले लिया, 60% मैंने यहां पे ले लिया। क्लियर, ठीक है। 1400 का है ना, अगर मैं 60% अगर मार्क्स लाता हूं तो इंटरव्यू कॉल तो आराम से है, समझ में। और मुझे बताओ, ये 780 नंबर अगर मैं पर पेपर में कितना लाता हूं, पर पेपर में अगर मेरा टारगेट है वही 80% का, 80% का, मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करूंगा। अच्छा मुझे बताओ, जैसे कोई क्वेश्चन है 80% हुआ ना, हुआ 80%, कौन से नंबर के क्वेश्चन, 2, 4 और 8 नंबर के क्वेश्चन, टोटल कितना है 1400। 1400 का 80% निकालो, कर निकालो जी, 8 चौका 32, 8 एकम 8, 8 3 11, कितना आ रहा है, अरे 1400 का 80% निकालो, कितना, 102 कहां से आएगा, 8 एकम 8, कितना आ रहा है, आप तो टॉपर बन जाओगे, हैं, रिकॉर्ड टूट जाएगा, रिकॉर्ड टूट जाएगा, पता है ना भाई। टॉपर का नंबर कितना गया अभी तक, 1012 नंबर समथिंग कुछ गया है, समथिंग कुछ गया। अगर मैंने टारगेट 80% बनाया, अब मुझे बताइए एक चीज, चलो मैंने अपनी तैयारी रखी कितना, मिनिमम मुझे किसी भी टॉपिक के बारे में 4 लाइन आना चाहिए, 4 लाइन कम से कम लिख पाऊं और अधिकतम 10 से 12 लाइन लिख पाऊं। मुझे बताइए अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये फर्स्ट सेक्शन है, 15 नंबर का आएगा, अगर सेक्शन 2 होगा तो कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। मुझे एक चीज आप लोग ये बताइए, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आया, अगर मुझे 10 से, है ना, कितना लाइन लिखना रहता है इसमें, कितना 175 वर्ड, कितना 175 वर्ड लिखना रहता है। 175 वर्ड मतलब लगभग कितना, 17 से 18 लाइन, कितना लिखना रहता है, 17 से 18 लाइन। आपने पढ़ा कितने लाइन के लिए है, आपने पढ़ा कितने लाइन के, 10 से 12 लाइन के लिए है। आपने लिखा कितना, मान के चलो नहीं आता आपको 10 से 12 लाइन से ज्यादा, 10 से 12 लाइन आपने लिख कर आया इसमें, क्या आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सबसे बेस्ट सेफ गेम होता है ये, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कितना, 10 से 12 लाइन लिखने का, क्योंकि हमारा सिलेक्शन तो ऐसी हो जा रहा है, 1120 नंबर होता है। मतलब अगर मैं 2 नंबर 4 नंबर और 8 नंबर की तैयारी करता, 2 4 8 नंबर की तैयारी करता हूं, तो
15 नंबर में कम से कम कुछ मार्क्स तो लिखूंगा मैं, कुछ मार्क्स लिखूंगा ना। 10 नंबर का आया, कुछ मार्क्स का तो लिखूंगा मैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन छूट भी जाएगा, कुछ खास फर्क पड़ेगा? एनालिसिस पार्ट तगड़ा होना चाहिए कभी भी। दूसरे महत्वपूर्ण बातें ये तो मैंने बताया, अगर आपकी देखो एकदम सेफ गेम खेलना है ना, तो किसी भी टॉपिक के बारे में आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि कम से कम आप 10 से 12 लाइन लिख सको, एकदम सेफ हो, सिलेक्शन तय है। ठीक है, चलो ठीक है, एकदम ज्ञाता नहीं हो आप लोग, हो गया भूल गए एग्जाम में, तो भी तो आपके पास ऑप्शंस है भाई। कितने में आता है इंटरव्यू कॉल? 780 में। आपका टारगेट कहां है? 1120 में है। जमीन आसमान का फर्क है। कितने का अंतर दिख रहा है? 780 और 11। चलो राउंड फिगर 900 ले लो, सॉरी 800 ले लो राउंड फिगर। 300 का अंतर है। आप 2-4 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? 300 नंबर छोड़ सकते हो, 300 नंबर के। मैंने ये बताया कला क्या है, छोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब छोड़ोगे तो भी चीजें बनेंगी, है ना? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब कुछ भी हो जाए, 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर की तैयारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न यहां पे उठता है, मुझे एक चीज बताइए, आपने प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन देखा है, प्रीवियस ईयर अगर आपने क्वेश्चन उठाया होगा, तो मैं एक चीज बताता हूं आप लोग को। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में एक चीज बताता हूं। चलिए तो वहीं से ही कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो वहीं से चीजें कर लेते हैं, थोड़ी सी चीजें हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये है दो, चलो मैं कोई भी उठा लेता हूं। पेपर 3 ही उठा रहा हूं ना मैं, पेपर 3 की ही बात करते हैं। कहाँ है जी? देखिए 2 मार्क्स के हो गए, 2 मार्क्स के हो गए ना। चलिए मैं एक बातें बताता हूं, सटीक बातें बताऊंगा, ध्यान में बस रखना है। चलिए ठीक ध्यान से देखिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूं इसको। मैंने क्या बोला? मैंने बोला किसी भी टॉपिक के बारे में आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप कितना मार्क्स लिख सको, कितना मार्क्स का लिख सको, 8 मार्क्स का आप नोट डाउन कर पाओ, इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर सुत्त पिटक 2 नंबर में आया है 2 नंबर में, 2021 का प्रश्न, 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। लिखा क्या है? लिखा क्या है जी? क्वेश्चन क्या है बताओ ना। सूत पिटक कितने निकाय में विभाजित किया गया, बता सकते हो मुझे? सूत पिटक के कितने निकाय है? मैं प्रीलिम्स भी बताऊंगा, प्रीलिम्स को ही मेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान में रखूंगा। सबसे पहला चीज हमें कभी भी पढ़ना है, ये 2 नंबर का है, इसका मतलब अगर यही क्वेश्चन 8 नंबर में बनेगा तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या? पिटक साहित्य। पिटक है क्या? व्हाट इज पिटक? पिटक है क्या बता दो मुझे। हाँ, प्रीलिम्स में कितने बार क्वेश्चन आया है? कई बार क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में। क्या क्वेश्चन आया है? पिटक का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है बता दो, कौन से धर्म से है? यही गलती हो जाती है। ठीक है, 4 से 5 बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, अब तक का 2011 से लेकर अब तक का 4 से 5 बार क्वेश्चन मिलेगा पिटक का संबंध किससे है। ठीक, तो पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना, यही प्रीलिम्स बनेगा, यही मेंस कैसे होगा मैं बताऊंगा। इसीलिए हमने बैच स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? प्री प्लस मेंस। आप इसकी तैयारी कीजिए, ये अपने आप तैयार हो जाएगा, अपने आप होगा, उसकी चिंता मत करिए। जैसे मैंने पढ़ाया आपको, पिटक साहित्य बौद्ध धर्म की क्या है? ये साहित्य है। सबसे पहली बात, इसकी कौन सी भाषा है बता सकते हो? कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली। बहुत बढ़िया, कौन सी भाषा है ये? पाली भाषा है। प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि पिटक साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। चलिए अच्छी बात है। पिटक का मतलब क्या होता है? इसका अभिप्राय क्या होता है? यह अर्थ क्या होता है? अभिप्राय क्या होता है जी, बता सकते हो? टोकरी। आप कोई भी चीज जैसे बनाना है ना, गणेश जी बनाना है मुझे, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ना,
गणेश जी की प्रतिमा बनानी है तो रॉ मटेरियल क्या होगा? मिट्टी होगा, कलर होंगे, ठीक है, कुछ कपड़े वपड़े पहनाने वाले कपड़े चाहिए, रॉ मटेरियल। तो पहले आप रॉ मटेरियल इकट्ठा कीजिए, रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, उसके बाद बताएंगे बनाएंगे हम लोग मेंस का आंसर। मैं एक एग्जांपल रेंडम उठाया हूं, मुझे भी नहीं पता इसका क्या बनाना है, कैसे बनाना है, रेंडम उठाया हूं मैंने, पर मैं बनाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन को भी पहले बार पढ़ रहा हूं, मैं अभी एनालिसिस नहीं किया हूं, फिर भी रेंडम आपको बता रहा हूं, एकदम सटीक बनेगा, देखना आप, क्योंकि तरीके पता होने चाहिए, ठीक है। पिटक का मतलब क्या होता है? एक टोकरी होता है, टोकरी में क्या रखते हैं जी? कुछ वस्तुएं रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये टोकरी कौन से धर्म की है? बौद्ध धर्म की है, जिसमें बौद्ध संबंधित तथ्यों और महत्वपूर्ण ज्ञान, उनके सार को क्या किया जाता है? यहां रखा गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कितने प्रकार के हैं पिटक? पिटक के अंतर्गत कितने साहित्य सम्मिलित है? कितने साहित्य सम्मिलित है? पिटक के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित? हाँ 3 है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बताया 3 है। चलिए बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, आपने बताया क्या? एक है सुत्त पिटक, एक है क्या? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, और एक है क्या? विनय पिटक। एक है क्या? विनय पिटक। तो टोटल कितने पिटक साहित्य है बौद्ध धर्म के? 3 है। कौन कौन से? सुत्त, अभिधम्म, विनय पिटक। देखना यही कैसे आपके 8 नंबर में बनेगा, आपको हर एक चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब ध्यान में रखना, सबसे पहली बात, सुत्त पिटक कब लिखा गया है और किसने लिखा है इसको? किसने संकलन किया है इसका? कौन है इसके संकलन करता? ठीक है, भाषा तो समझ में आ गया, संकलन करने वाले भी कोई होंगे, होंगे ना? कौन है? तो सभी के संकलन करता बताइए मुझे। सुत्त का किसने किया है? महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम बताइए। आनंद। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद, ठीक है। दूसरा प्रिय शिष्य कौन थे? दूसरा प्रिय शिष्य कौन थे? उपाली। दूसरा प्रिय शिष्य कौन थे? उपाली। एग्जाम में पूछा गया है, प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, निम्न में से कौन महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? कौन थे? आनंद और उपाली। नेक्स्ट प्रश्न यही पूछा गया है, महात्मा बुद्ध की छाया किन्हें कहा जाता था? महात्मा बुद्ध की छाया बताइए। छाया मतलब क्या? छाया हमेशा साथ साथ चलती है, तो महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे कौन जाता है? आनंद ही जाते हैं। कौन जाते हैं? आनंद ही जाते हैं। याद रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध को क्या मिला? महापरिनिर्वाण मिला। महात्मा बुद्ध को क्या मिला? महापरिनिर्वाण। क्या है महापरिनिर्वाण? आत्मा है ना का शरीर से क्या हो जाना? अलग हो जाना, ठीक है। तो जब महात्मा बुद्ध जी का शरीर त्याग हुआ, उन्होंने, उनकी आत्मा ने शरीर को त्याग किया, तब क्या बोला गया? तब कौन थे? छाया है, तो छाया तो रहेगा ना। छाया कौन है? आनंद है। देखिए मैंने एक शब्द पढ़ा, पढ़ाते पढ़ाते मैं बता रहा हूं एक चीजें, मैंने ये पढ़ते पढ़ते मैंने एक शब्द पढ़ा, क्या? आनंद। अब आनंद के बारे में आप क्या क्या जानते हो? आनंद क्या है? छाया है। क्या है? प्रिय शिष्य है, ठीक है। छाया समझ जाना, ठीक है। शैडो समझ जाओगे ना, शैडो क्या है? ये शैडो है, ठीक है। और क्या है? आनंद के बारे में जितनी बातें जानते हो, रॉ मटेरियल तैयार करो, आप कुछ मत करो। आनंद जी ने ना कहा था, क्या कहा था? जब वो वैशाली गए थे, कौन? महात्मा बुद्ध वैशाली गए थे, तो आनंद जी ने एक बातें कही थी, क्या? हाँ बिल्कुल सही, महिलाओं को भी हमें क्या शामिल करना चाहिए? संघ में शामिल करना चाहिए। तो आनंद के कहने पर महिलाओं को ही क्या कहां शामिल किया गया? संघ में शामिल किया गया। संघ में क्या किया गया? शामिल किया। कौन से स्थान पर? कौन से स्थान पर? वैशाली पर। कौन से स्थान पर? वैशाली पर। वैशाली में कौन सा विहार था और जो महात्मा बुद्ध को दान में प्राप्त हुआ था? कौन सा बताइए? कौन सा विहार था? कुटाग्रशाला विहार, जो महात्मा बुद्ध को मिला था। मिला था, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं ना, मैं तरीके बता रहा हूं। तरीके और सलीके क्या होना चाहिए, किस चीज को प्रीरक बोलते हैं और किसको मेंस बोलते हैं, अंतर बस बताऊंगा मैं। एक ही चीज से आप पूरी चीजें पकड़ सकते हैं, ठीक है। मैं अभी प्री की बातें कर रहा हूं, ये पूरी चीज एग्जाम में पूछी गई है। महात्मा बुद्ध की छाया कौन?
महिलाओं को संघ में शामिल करने के लिए, है ना, बौद्ध, किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया गया? किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। कौन से स्थान पर सबसे पहले महिलाओं को संघ में शामिल किया गया? वैशाली। क्लियर है ना? वैशाली में महात्मा बुद्ध को कौन सा विहार दान में प्राप्त हुआ? कुटाग्रशाला। क्लियर, समझ में है? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध का क्या हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, तो है ना, आनंद जी वहां थे। आनंद जी वहां तो छाया है मतलब रहेंगे। तो आनंद जी जब वहां थे ना, तो एक बात समझिएगा, इतिहास ना बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, पता है, बस इंटरेस्ट लेना चाहिए इंसान को। नहीं है पैदा कर दो यार, सीधी सी बात है। क्योंकि मानव एक विवेकशील प्राणी है। एक दुनिया में मानव ही है जो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। इंटरेस्ट चाहो तो बिल्कुल ला सकते हो। आप मुझे एक चीज बताइए, आप ये सोचिए ना, आपके सब चीजें ना ये करवाती है, याद रखना इस चीज को। मैंने सोचा अरे यार आज तो नया चीज जानने को मिला, मुझे नया चीज जानने को मिला। तो याद रखना, कभी भी हमें हमारा पिछला दिन और हमारा आने वाला दिन या आज का दिन, जैसे कल बीता था, कल से आज मैंने कितनी नॉलेज एक्स्ट्रा गेन किया, यही सिलेक्शन का पहला रूल होता है। मतलब हमेशा ग्राफ, हमेशा हम नॉलेज का ग्राफ, ये है नॉलेज का ग्राफ बनाइए, हमेशा क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? आज नॉलेज यहां थी, थोड़ा बढ़ा, 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 इस प्रकार से नॉलेज, मतलब हर पिछले दिन से नेक्स्ट डे का नॉलेज क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। याद रखना इस बात को, ठीक। चलिए बाकी मैं ज्ञान व्यान की बातें ना क्लास में ही बताऊंगा, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हुए बातें करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैंने बोला महात्मा जी बुद्ध जी के साथ कौन थे? आनंद थे, ठीक है। अब आनंद जी ने पूछा, है ना, जब थे तो महात्मा बुद्ध को तो पता है ना सब, उनकी इतना सारा ज्ञान था, तो उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि अब मैं दुनिया को क्या करने वाला हूं? त्याग करने वाला हूं। अब वो टेंशन में आ गए। कैसे टेंशन में आ गए? अरे यार संघ का क्या होगा? इतना बड़ा संघ बना है, कौन संभालेगा उसको, जिसमें हजारों करोड़ लोग शामिल हैं, कैसे करेंगे? गुरुजी आप तो जा रहे हो, बोल दिए एक लाइन में, हम क्या करेंगे यहाँ? कुछ तो बताते जाओ भाई, कि अध्यक्ष कौन रहेगा, कौन देख रेख करेगा, कुछ तो बताते जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे बनाओ, है ना, ये आनंद जी बोले कि मैं नहीं बोल रहा मुझे बनाओ, पर किसी को तो, किसी न किसी एक को क्या लेनी होगी? जिम्मेदारी लेनी होगी। हर चीज का कोई ना कोई एक क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, होता है। तो क्या बोला आनंद जी ने? बात रख दी किनके सामने? महात्मा बुद्ध जी के सामने। महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता से कहा संघ के अध्यक्ष बनने की जरूरत नहीं है। क्या बोला उन्होंने? मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही, मेरे द्वारा दिए हुए उपदेश ही अन्य के लिए क्या होगा? अंतिम उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। अंतिम संघ का भी अंतिम उद्देश्य था। तो मेरे द्वारा इनको कहा, मेरे द्वारा दिया हुआ क्या? मेरा ज्ञान, मेरा उपदेश, है ना, मेरा जियो भी मैंने दर्शन पढ़ाया है। हमारे एकेडमी का नाम भी दर्शन है और दर्शन की बातें ही करते हैं, ठीक है, इसीलिए शब्द थोड़ा प्रमोशन आता है ना बीच बीच में लिखने से, है ना। तो मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उपदेश, दर्शन, वही अन्य के लिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? मोक्ष का कार्य कारण बनेगा। तो अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत है? मैंने तो सभी चीज छोड़ के रख दिया है, मैंने अध्यक्ष बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो संघ का किसी को भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया और सीधा बोल के चले गए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। क्लियर, बातें समझ में आए? ये सब प्रीलिम्स के फैक्ट है ना। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा, जैसे एक प्रश्न पूछा 2 नंबर में, 2 नंबर में प्रश्न पूछा, पिटक साहित्य से आप क्या समझते हैं? क्या लिख सकते हो 2 नंबर में? पिटक साहित्य से क्या अभिप्राय है? पिटक साहित्य से क्या अभिप्राय है? पिटक साहित्य बौद्ध धर्म ग्रंथ है ना। पिटक साहित्य बौद्ध धर्म ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है, जिसके 3 क्या है? जिसके 3 क्या है? भाग है। जिसके 3 क्या है? भाग है। कौन कौन से? सुत्त, अभिधम और विनय पिटक। समझ में आया? किस चीज के बारे में लिखा गया है? किस चीज के बारे में लिखा है? सुत्त पिटक का विषय क्या है, बता सकते हो? सुत्त पिटक का विषय क्या है, बता सकते हो? महात्मा बुद्ध के क्या?
उपदेश व संवाद। महात्मा बुद्ध ने जो भी उपदेश व संवाद दिए हैं वो सब कहाँ लिखे गए हैं? सुत्त पिटक में लिखे गए हैं। ठीक है, अभिधम्म का विषय बता सकते हो? अभिधम्म का विषय हाँ क्या है बता सकते हो? संघ के नियम व क्या? आचार संहिता। आचार मतलब चटनी मत समझ लेना खाने वाला, ठीक है। आचार संहिता मतलब नियमावली, मतलब ये संघ का संविधान, सीधा भाषा में बोलूं तो वो क्या था? अभिधम्म था। विनय, विनय पिटक की अगर मैं बात करूंगा तो विनय पिटक में क्या लिखा गया है? कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो, ठीक है, बहुत ज्यादा। पुनर्जन्म मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हो। और बताओ, कोशिश करो। है? महात्मा बुद्ध के क्या? आध्यात्मिक व दार्शनिक ज्ञान को यहां लिखा गया है। आध्यात्मिक व दार्शनिक ज्ञान ये यहां शामिल किया गया है। ये चीजें यहां शामिल की गई है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? बातें समझ में आई? क्या लिखना है? अगर पिटक साहित्य से क्या अभिप्राय या पिटक साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? 2 से 4 नंबर का प्रश्न है। क्या आप इसमें 4 है ना मूल शब्द शामिल कर सकते हो? पिटक साहित्य बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखी गई है, जिसमें सुत्त, अभिधम्म और विनय पिटक है, जिसके विषय क्रमशः क्या है ना? महात्मा बुद्ध के उपदेश एवं संवाद, है ना, संघ के नियम एवं आचार संहिता व है ना महात्मा बुद्ध के क्या? आध्यात्मिक व दार्शनिक सिद्धांतों को संकलन किया गया है। होगा कि नहीं होगा? 4 लाइन होगा कि नहीं होगा? हो गए 4 लाइन। इससे ज्यादा और क्या लिखोगे? सब तो लिख दिया आपने, बेसिक बातें पाली भाषा में बता दिया, किस धर्म का है बता दिया, कितने सेक्शन है बता दिया, और उस सेक्शन में क्या है ये भी बता दिया आपने। इसका मतलब आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, काट ही नहीं पाएगा सामने वाला। मतलब याद रखो कभी भी, मैं 2 नंबर कैसे बांटा इसको? मैंने मुख्य रूप से 4 बातें लिखनी थी मुझे, आधा आधा नंबर बांट दो, आधा आधा नंबर बांट दो। आधा नंबर मैंने क्या बताया? किस धर्म का ग्रंथ है। आधा नंबर मैंने क्या बताया? किस भाषा में लिखी गई है। आधा नंबर मैंने बताया क्या? कितने सेक्शंस है। आधा नंबर मैंने क्या बताया? उस सेक्शन के क्या विषय, मतलब उस ग्रंथ में क्या है। कहां से काटेगा भैया? वो काटने के लिए भी तो मतलब सामने वाले को मजबूर कर दो। काटोगे कहां से? नंबर काटा जाता है, दिया थोड़ी ना जाता है। उनके पास तो देने के लिए 2 नंबर है, काटेगा कहां वो मैं बताता हूं। ऐसे लिखोगे तो काटेगा, बिल्कुल काटेगा वो। साला क्या कचड़ा लिख दिया है यार, पढ़ने में इतना मेहनत लग रहा है। सिंपल सी बात है, इसका फर्क कब पड़ता है वो भी चीजें मैं बताऊंगा, एक ही दिन में नहीं बताऊंगा। शक्ति एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है, इसी को हम सिंपल अच्छे सुंदर वर्ड में लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? पिटक साहित्य, साहित्य बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में, पाली भाषा में, पाली भाषा में संकलित है, जिसके 3 भाग हैं, जिसके 3 भाग है। सुत्त, सुत्त, अभिधम्म, अभिधम्म, अभिधम्म व विनय, विनय पिटक, विनय पिटक, जिसके विषय, जिसके विषय क्रमशः, क्रमशः सुत्त का क्या है? सुत्त का क्या है? महात्मा बुद्ध के, बुद्ध के उपदेश, उपदेश व संवाद, महात्मा बुद्ध के उपदेश व संवाद। दूसरा क्या है? अभिधम्म, अभिधम्म के क्या है? अभिधम्म का बताओ। संघ के नियम, संघ के नियम व आचार, संघ के नियम व आचार। और क्या है जी?
विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? आध्यात्मिक व दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत। परफेक्ट 4 लाइन। एक लाइन में कितने शब्द? औसत 10 शब्द। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। औसत 10 होता है। प्लस माइनस कर सकते हो, शब्द बड़े आएंगे तो, है ना, लिखोगे तो परफेक्ट 4 लाइन में लिखाएगा। ये मैंने जंबल वर्ड यूज किया है। जंबल समझ में आ रहा है? अगर मैं इसी को लिखता, पिटक साहित्य एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, थोड़ा जगह और खा देता, वो वर्ड को मैंने ज्वाइन कर दिया। पिटक साहित्य बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई है, तो 2-3 चीजें यहां पे समझ में आएगी आपको। मैंने बार बार शब्दों का रिपीटेशन नहीं किया। मुझे बताइए पूरे शब्द में है कितने बार दिख रहा है? अब इसी को मैं लिखूंगा, पिटक साहित्य बौद्ध धर्म ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखी गई है, जिसके 3 भाग है ना, सुत्त, अभिधम और विनय पिटक है। सुत्त पिटक का विषय महात्मा बुद्ध के उपदेश है। अरे कितना है बोलोगे, पागल हो जाएगा पढ़ने वाला भी। रिपीटेशंस अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती। तो पहला चीज अवॉइड क्या करना है, मैं बताते जाऊंगा क्या क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पहला क्या? शब्दों का रिपीटेशंस अवॉइड करना है। ये आएगा कैसे? कैसे आएगा जी? कैसे आएगा ये? जब राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आएगा। शब्दों का रिपीटेशंस नहीं करना है। नहीं करना है मतलब ज्यादा नहीं करना, मजा नहीं आता, फीलिंग्स नहीं आती उसमें। ठीक। दूसरी बात चाहे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था, पिटक साहित्य बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई है, बोल सकता था क्या मैं? यहां एक शब्द लिखा मैंने, संकलित है। मतलब थोड़ा सा क्या ध्यान में रखना है? साहित्यिक शब्दावली का थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको, एकदम से ठेठ ठेठ मत लिखो भैया। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, ये सब है ना, मत लिखो। तो सोता हूं मतलब क्या लिख सकते हो उसको? और सोता हूं मैं क्या बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, निद्रा यूज कर लो ना, क्या दिक्कत है उसमें? ये हमारे निद्रा का समय है। थोड़ा फीलिंग आता है पढ़ने वाले को, बाप रे बंदा गजब का नॉलेज वाला है। मतलब यहां क्या समझ में आता है? देखो सिलेक्शन क्यों होगा आपका? अन्य से आप क्या हो? अलग नहीं भैया, बेहतर हो। वो तो गुंडा ममालिया बोल दोगे, वो भी अलग है अन्य से, है? अन्य से आप बेहतर हो, अलग नहीं बोलते उसको। ठीक है। वैसे में तो जो क्रिमिनल लोग हैं उन लोग भी तो अलग है, उनका भी सिलेक्शन करवा दोगे आप लोग तो। ठीक है। अन्य से आप क्या हो? बेहतर हो। कारण आपके पास क्या है? शब्दों को रिपीटेशंस नहीं करते। दूसरी चीजें क्या है? आपके पास अच्छे वर्ड है, सटीक वर्ड है, जो आपकी भाषाओं को, शब्दों को क्या कर रहे? पिरोने का काम कर रहे, बांधने का काम कर रहे हैं। ठीक है। कोई जटिलता भी नहीं दिख रही है इसमें। ठीक है। चलिए, जिसके 3 भाग है। अच्छा, एक चीज मैंने क्या बोला, जैसे कि मुझे लाइन को कम करना था, मैं इसी को कैसे लिखता, है ना? सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के क्या लिखे गए हैं? उपदेशों संवादों का वर्णन किया गया है, तथा, है ना, तथा अभिधम पिटक में संघ के नियम व आचार। ये लाइन को क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं? हाँ, मतलब जो मैं अभी बोला वो बड़ा था। मैंने क्या किया, कुछ शब्द यूज कर लिए, क्या क्रमशः शब्द यूज कर लिया मैंने। क्या हो गया हमारे लाइन? एक लाइन कम हो गया ऑटोमेटिक। तो मतलब आपको हमेशा प्रायः किन चीजों का ध्यान में रखना है? जो कनेक्टिंग व जो ज्वाइंट वाले शब्द है, जो ज्वाइंट करते हैं, उस शब्द का आपको क्या रखना होगा? नॉलेज रखना होगा। जो आपके शब्दों के लेंथ को क्या करे? जो आपको शब्दों को लेंथ को क्या करे? कम करे। क्लियर? बातें समझ में आई? ये सब चीजें होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, आपका आंसर बेहतर बनेगा। तो मैं तो लिख के भी बताया जी। प्री हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा। हमने क्या बताया? ये बताया। समझ में आया क्या? क्या नाम है आपका? टोमेस। आपका? मेघा। आपका? प्रिंसी। बाकी लोग को तो जान रहा हूं। ठीक है।
चलिए, समझ में आया ना चीजें? आप लोग पहले बार रूबरू हो रहा है तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज है, बहुत कम लोग हैं जो इसका एनालिसिस करते हैं, और ये चीजें आपको एक दिन में नहीं मिलने वाली। जितना मैंने बताया ना, जितना मैंने सार बताया, ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तीसरा है ना, चौथी बात है, रिपीटेशंस नहीं लिख लो भाई, रिपीटेशंस नहीं। साहित्यिक शब्दावली का ज्ञान रखना है, कनेक्टिंग व ज्वाइंट शब्द का ज्ञान रखना है। एक और चौथा चीज ज्ञान रखना है, किस चीज का ध्यान में रखना रहता है? और सुंदर लेखन शैली, सुंदर लेखन शैली। समझ में आया? कभी भी ये सब चीजें कहां से, रेफरेंस किताब पढ़ोगे ना तो ये सभी चीजें मिलेगा। कहां पे पैराग्राफ लगाना है, पैराग्राफ कहां पे यूज करते हैं, पैराग्राफ चेंज बोलते हैं ना हम लोग, कहां पे यूज करते हैं? पैराग्राफ में कम से कम 3 से 4 लाइन लिखा करो ना मिनिमम, तब पैराग्राफ चेंज किया करो। पानी वानी दो ना जी। सुंदर लेखन शैली, थैंक यू। ये ध्यान में रखना, मतलब अक्षर अच्छा बनना चाहिए आपका, थोड़ा लगना चाहिए ना यार। आप लोग मेंस वाले हो, है ना, आप लोग डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हो, थोड़ा सा फीलिंग आना चाहिए बाद में, है ना। दूसरे लोग देखकर शर्मिंदगी महसूस ना करे, साला कैसे बन गया है यार, कुछ नॉलेज नहीं, लिखता कचरा डॉक्टर टाइप का लिखता है, क्या लिखता है समझ में नहीं आता। क्योंकि ना सुंदर लेखन शैली आपके कैरेक्टर को बताता है। कभी सुने हो? जैसे बोलते हैं ना, आपके आदत व्यवहार को बताता है। कहाँ गए, कहाँ गए जी पिन? गजब का चमत्कार है। अच्छा, ठीक, क्लियर बातें समझ में? चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं कंटेंट को, इसको और मैं पूरा 8 नंबर तक तैयार करवा देता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान में देखिएगा, यहाँ तक हुआ कहानी। चलो आगे लेके चलता हूँ मैं। अब प्रीलिम्स क्या क्या पूछेंगे मैंने बता दिया, प्रीलिम्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है, सुत्त पिटक कितने निकाय में विभाजित किया है? बांट देते हैं, बांट दे। सुत्त पिटक किसने संकलन किया है? किसने संकलन किया है? आनंद ने किया है। कौन सी भाषा में किया है? पाली भाषा में किया है। कब किए हैं? कब भी किए हैं? जब महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? महापरिनिर्वाण हुआ। कब हुआ? 4 से 83 ईसा पूर्व। जिस आंसर में आपने ऐसे डेट डाल दिया ना, मतलब सामने वाला एकदम परफेक्ट हो जाता है, ये बंदा है नॉलेज वाला। क्यों? आंकड़े याद रखे आपने, वो है ना, आंकड़े याद रखिए। ऐसे वर्ड अगर डाल देना, आंकड़े याद रखना अपने आप में क्या है? जटिलता है, कठोर काम है, क्योंकि आपको इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना तो थोड़ा सा कठोर होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अब मैंने बात किया इसमें कितने निकाय हैं? कितने निकाय है जी? 5 निकाय हैं। पहली बात तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ज्यादा 4 चीज पूछे गए। 2 नंबर के प्रश्न कैसे बनते अभी तो बताया मैं, आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर, उसी हिसाब से बने हैं वो। तो कम से कम 4, मिनिमम 4 लिखने रहते हैं, तब आपको मिल जाता है। कौन कौन से निकाय हैं जल्दी बताओ? दीर्घ निकाय, और क्या है? मस्जिम, है ना, मस्जिम निकाय, और क्या है? संयुक्त निकाय, और क्या है? खुद्दक निकाय। संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, और एक क्या बच गया? अंगुत्तर निकाय। मेन चीज को तो भूल जा रहे हो आप लोग, है ना। अंगुत्तर निकाय पहले भी कई बार पढ़ाए हो, अंगुत्तर निकाय, ठीक, समझ में? अभी मैं बेसिक नॉलेज, इसके आगे भी पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी मैं एक बेसिक चीजें बता रहा हूं, बताऊंगा दीर्घ निकाय में किसके बारे में वर्णन है, मस्जिम निकाय में किसके बारे में वर्णन है, संयुक्त निकाय में किसके बारे में बताया है, खुद्दक निकाय में किसके बारे में, अंगुत्तर निकाय में किसके बारे में है, यहाँ किसके बारे में लिखा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अंगुत्तर निकाय में क्या वर्णन मिलता है? क्या वर्णन मिलता है? 16 महाजनपद। आपने बार बार पढ़ा है, तो आपका ये रॉ मटेरियल क्या सुसज्जित नहीं बन रहा है?
अगर आपको सुत्त पिटक के बारे में मिले तो इतनी सारी बातें आप लिखोगे तो अपने आप में यही 4 नंबर का बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? खुद्दक निकाय में किसके बारे में वर्णन है? जातक कथा के बारे में वर्णन है। जातक कथा से आप क्या समझते हो? जातक कथा का अभिप्राय क्या है? एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है। जातक कथा से क्या अभिप्राय है? क्या है? तो हाँ, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, गाथा है उनकी। जातक कथा से अभिप्राय समझ में आ रहा है ना? तो और भी चीजें हैं, मैं अभी थोड़ा सा एक बेस नॉलेज बता रहा हूं कि हमें पढ़ना कहां तक। देखिए, एक छोटे से चीज को पढ़ा, अब भैया पिटक के बारे में तो मैं 15 क्या 20 नंबर का भी लिख सकता हूं, कम से कम आराम से 20 लाइन तो लिख लूंगा। अभी तो मैं केवल क्या लिखा हूं? सुत्त के बारे में लिख रहा हूं। सुत्त का नॉलेज हुआ है। अभी धम्म का नॉलेज किए हैं क्या? नहीं। चलो, अभिधम्म कब बना है? अभिधम्म कब बना है? महात्मा बुद्ध के कितने बौद्ध संघ के कितने सम्मेलन हुए हैं? बता दो, कितने सम्मेलन हुए हैं? पक्का? अच्छा, ऐसा, चलो ठीक है, बोल रहे हो तो 4 सम्मेलन। 4 सम्मेलन। पहला सम्मेलन हुआ तो कब क्या बना? ये बना। जब तीसरा सम्मेलन हुआ, तीसरा सम्मेलन, तब क्या बना? अभिधम्म पिटक। तब क्या बना? अभिधम्म पिटक बना। अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक के बारे में कुछ कुछ चीजें ध्यान में रख लिए। एक तो क्या लिख सकते हैं आप? इसका विषय का ज्ञान रखिए। क्या है विषय? संकलन किसने किया है? संकलन किसने किया है? जो तृतीय संगीति के क्या थे? तीसरा सम्मेलन, ये जो बौद्ध तृतीय संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ही हुआ। कौन थे? मोगलीपुत्र 30। मोगलीपुत्र 30 मतलब तीसरा, ऐसा याद रख लो, याद रखना भी इजी है। ठीक है। संकलन कब हुआ था? ये तीसरा कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अभिधम्म पिटक के बारे में भी आप कम से कम 3 लाइन तो मिनिमम लिख ही लोगे, लिख सकते हो ना? अभिधम्म पिटक के बारे में कब रचा गया था? जब, है ना, बौद्ध धर्म का क्या हुआ? तृतीय संगति हुआ, उस समय इसको संकलित किया था, गया था। और संकलन किसने किया था? मोगलीपुत्र 30 ने किया था। अब संकलन का मतलब लिखने वाला नहीं होता है, सबको क्या करने वाला होता है? इकट्ठा करके, जैसे इंग्लिश के लिए शब्द होता है क्या जी? हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे आपने पढ़े ना, सबका ज्ञान था, सब ज्ञान को समेटने का काम करते थे संकलन करता। समझ में? तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। अब मुझे बताइए, आप तीसरा भी लिख लीजिए। क्या? विनय पिटक। विनय पिटक कब लिखा गया है? जब क्या हुआ था? प्रथम संगीति हुआ। और प्रथम संगीति कब हुआ? महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के समय आनंद जी को एक बात बोली थी ना। क्या बात बोली थी? मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान उपदेश ही अन्य के लिए मोक्ष का कारण बनेगा। तो उसी को तो इकट्ठा करना था, इसीलिए तो पहले संगीति में किसका इकट्ठा किया गया? क्या इकट्ठा किया गया? क्या था इसका विषय? उपदेश व संवाद, यहां रखा गया उसको। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था? आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक व दार्शनिक सिद्धांत भी बताए थे। दार्शनिक सिद्धांत। और दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब, दार्शनिक का मतलब क्या होता है? हमारा टैगलाइन बना है भाई, है? क्या है? आत्म अन्वेषण की, आत्म अन्वेषण करना। दर्शन का मतलब क्या होता है? आत्म अन्वेषण करना, अन्य का अन्वेषण करना, दूसरे के बारे में जानना, स्वयं के बारे में जानना। जो देख रहे हैं उसको देखना नहीं है, केवल समझना है, जानना है, रूबरू होना है, चीजें के महत्व को समझना है, उसे, है ना, दुष्परिणाम को समझना है ना। तो ये सब चीजें करनी होती। तो आध्यात्मिक व दार्शनिक सिद्धांत तो कब किया गया था? ये जब क्या हुआ था? प्रथम संगीति। अब 2 चीज लिख सकते हैं, या तो प्रथम संगीति लिख लीजिए, या तो जिस समय घटना हुआ था वो डेट लिख लीजिए, 483 ईसा पूर्व, ये लिख लीजिए आप फिर, है ना। आप ये लिख लीजिए, जो लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। क्लियर? किसने किया था? अभी तो बताया था थोड़ा देर पहले, किसने किया था?
अब मुझे बताओ, ये कितने सारे चीज बताया, मुझे बताओ पिटक के बारे में आएगा तो क्या आप 8 मिनिमम 8 नंबर का नहीं लिख पाओगे जी? 8 मार्क्स के बताइए मुझे, पिटक के बारे में लिख सकते हैं? मिनिमम 10 से 12 लाइन लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इतना सारा ज्ञान अगर आपको इकट्ठा हो तो यही है हमारा क्या, रॉ मटेरियल। पहले रॉ मटेरियल है ना, तो जो रॉ मटेरियल बनेगा वो क्या बनाएगा, वो किसका एग्जाम निकलवाएगा, प्री का। प्री से हम क्या बनाएंगे, मेंस। मतलब हमें इसके लिए पढ़नी है, इस लेवल के लिए पढ़नी है। और कभी भी किसी भी चीज को पढ़ा जाता है ना, एक प्रॉपर, मैं सेक्शंस में बांटा हूं ना, सेक्शंस में बांटा हूं, जहां सभी में कॉमन है मैंने ऊपर लिख दिया, जो सभी में कॉमन है मैंने उसे ऊपर में लिख दिया, जो जिसका भाग है मैंने उसको वहीं पे लिखा। एक पैर अगर आप चाहे इसे बना लीजिए, एक पैर अगर आप इसका बना लीजिए, एक पैर अगर आप इसका बना लीजिए, एक पैर अगर आप इसका बना लीजिए, 4 पैर अगर आप बन गए आपका, छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइन का बन गया ना। ऐसे पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर भाग के बारे में बताना। ये पर्टिकुलर इस सूत्र के बारे में जितना नॉलेज मैंने दिया वो इसके बारे में बताएगा, भाग के बारे में, है ना, सूत्र पिटक के बारे में, ये सब चीजें आपको बता देनी है। इसके आगे भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, है ना। काफी लंबा हो जाएगा, एक ही चीज को लेकर मैं ज्यादा लूंगा तो समय लूंगा तो दिक्कतें होंगी। बातें समझ में आई क्या? सूत्र पिटक था, तो सोचिए यही प्रश्न कितने कितने मार्क्स में आ सकता है जी? 2, 4 और 8 नंबर में आ सकता है। मैंने तो यही बोला, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी विषय के बारे में आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि कम से कम आप कितना लिख पाओ, 8 नंबर लिख पाओ। सिलेक्शन तय है, भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, पर कोई रोक लेगा तो थोड़ा सा, है ना, जान रहे हो आप लोग, थोड़ा सा, है ना, हो सकता है, संभावनाएं हैं, पर उससे भी घबराना नहीं, उससे भी घबराना नहीं। जिस दिन आपने सोच लिया, अच्छा एक चीज कभी कभी क्या होता है पता है, कभी टॉपर से बात किए हो? बुलाऊंगा मैं कभी, जो टॉप किए ना सीजीपीएससी में बुलाऊंगा, ठीक है। अभी तो शायद दिल्ली डिप्टी कलेक्टर है, दिल्ली वैली में हैं अभी शायद, ठीक है। हमारे सीनियर थे, स्कूल सीनियर थे नवोदय के, नवोदय में पढ़ा हूँ मैं, ठीक है, तो वहाँ के सीनियर है, बुलाऊंगा, मिलना आप, अच्छा लगेगा, ठीक है। उनको भी नहीं पता था कि मैं टॉप करूं, कैसे पता हो सकता है बताइए तो किसी इंसान को? आपने, उन्होंने बस एक काम किया, ये काम तगड़ा किया था, क्या, बहुत अच्छे से इनके तथ्यों का ज्ञान रखा था और उस तथ्यों को पिरोना का काम उन्होंने सीख गया था, सीख गए थे। जो भी क्वेश्चन आप देख लेंगे ना जी, हमें क्या पता, क्योंकि आप, हमको एक चीज पता है, क्वेश्चंस कभी भी रिपीट, एनालिसिस किया हो, एनालिसिस किया हो। अब मुझे बताइए, क्या यहां से मैं 5 से 6 प्रश्न नहीं निकाल सकता हूं मैं? क्या मैं इसी टॉपिक से, क्या मैं 5 से 6 प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताइए? पिटक टॉपिक से बन सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान में रखना भाई, ये पढ़ने का है ना, ये पढ़ने का है। आगे भी मैं फिर से बताऊंगा, अभी तो मैं केवल नॉलेज दे रहा था, इस चीज को करना क्या रहता है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान में रखना, ये सब चीजों को ध्यान में रखना है ना। अगर आप 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर को शक्तिमान बना लेना अपनी, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 80% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसी से हो रहे हैं। अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो, एनालिसिस किए हैं ना आप लोग, सिलेबस मिला कि नहीं मिला? नहीं दी अभी तक सिलेबस, कहाँ है सिलेबस? तो और निकाल लो ना। रखो, चलो ठीक है, जाने के टाइम सिलेबस ले लेना, ठीक है। चलिए, कितने लोगों को याद है सिलेबस? याद है हिस्ट्री का? कैसे जी बोलोगे? मैं, है ना, क्या क्या पढ़ना है? पहला प्राचीन, मध्य और आधुनिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। प्राचीन से कौन कौन सा टॉपिक है पता है ना? स्टार्ट कहाँ से होता है? बोलते जाओ ना, टाइम पास नहीं करेंगे, जल्दी एक बार देख लेते हैं। नहीं याद है तो करना पड़ेगा, अनिवार्य है, अनिवार्य है। कौन कौन से टॉपिक है जल्दी बताइए? हाँ,
प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा सब एक ही में है, ऐतिहासिक काल बस बोल दीजिए, है ना। आगे सिंधु, नेक्स्ट वैदिक, नेक्स्ट नेक्स्ट जी महाजनपद, नेक्स्ट जैन बौद्ध, जैन बौद्ध, नेक्स्ट नेक्स्ट मौर्य, नेक्स्ट नेक्स्ट विदेशी आक्रमण, नेक्स्ट नेक्स्ट जी मौर्योत्तर, नेक्स्ट गुप्त और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत और क्या है गुप्तोत्तर, और क्या है, और क्या है संगम वंश। ये है हमारा सिलेबस, ये है हमारा सिलेबस। अभी मेरा राइटिंग बहुत सुंदर बनता, घबराओ मत, अभी तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ये याद रहनी चाहिए। मैं लिख के भी बताऊंगा, बहुत सुंदर तरीके से भी लिख के बताऊंगा, डोंट वरी। मैं पहले थोड़ा सा ये जानबूझ के दिखाना चाह रहा हूं कि हम कहां पे हैं अभी और यही चीजें अच्छी कब होगी, है ना। मध्य का वेटेज क्या है, क्या है जिसका वेटेज क्या है, बहुत कम है। पढ़ना क्या क्या है, भक्ति आंदोलन और अरे सब आ गए ना भाई, भक्ति आंदोलन में सूफी उफी सब आ गया। और मुगल, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत और मुगल, दिल्ली सल्तनत और मुगल। मैं बताऊंगा कि स्मार्ट वे में कैसे काम करते हैं, कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे लाएंगे, बिल्कुल मैं बताऊंगा इन चीजों को, ठीक, क्लियर। आधुनिक में, आधुनिक में जी विदेशी कंपनियों का आगमन, विदेशी कंपनी और अंग्रेजों का क्या, कैसे धाक जमाया उन्होंने भारत में, है ना। आपको पता है एक चीज, आज भी भारत में अंग्रेज नीति चलती है, आदमी भी वैसे हो गए। अंग्रेजों ने क्या किया था, देखो जो भी काम किए उन्होंने, जिसका परिणाम हालांकि सकारात्मक रहा भारत देश में, है ना, पर उसका उद्देश्य गलत था हमेशा, इसलिए भारत आगे नहीं बढ़ा। और आज भी भारत वैसी चीजों को अपनाती है ना, डोमिनेटिंग चीजें करती रहती है। आज भी भारत में कई सारी चीजों में ऐसे है, जैसे मैंने एक चीज पढ़ा था कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जैसे छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे, सबसे पहले क्या देते थे, जैसे ना मान के थोड़ी देर के लिए मैं अंग्रेज बन जाता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अंग्रेज हो, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी आ गया, नहीं तो अंग्रेज दिखता भी मैं, है ना। वो क्या है ना, अंग्रेज लोग का नहीं आता ना, नहीं आता जनरली, कारण ठंडे प्रदेश, ठंडे प्रदेशों में हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो एक लेवल तक लिमिट रह जाते हैं, तो ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। वो पढ़ोगे आप लोग, बायो में आएगा ना, ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है एक, है ना, जिसके कारण बाल वाल आते हैं शरीर में, वो सब चीजें दिक्कतें करती है, ठीक है। तो ठंडे प्रदेश के कारण, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, मान के चलिए मैं अंग्रेज हूँ, ठीक है। अब मुझे आपको, है ना, आप पर शासन चलाना है, पहले क्या करूंगा, आपका आदत खराब करूंगा मैं। जैसे कि अंग्रेज करते क्या थे, जैसे मान के चलो ये बंदा है, इसको मुझे अपने अंडर में लेना है, ठीक है। आजकल का नियम भी बताऊंगा मैं, ठीक है। नमक खिला देते थे, नमक में आता था क्या, स्वाद, क्योंकि देखो नमक पर पूरा अधिकार किसका था, सबसे पहले अंग्रेजों ने नमक को पूरा अधिकार, नमक कानून क्यों तोड़ा गया, क्योंकि नमक पर भारी भरकम क्या लगते थे, टैक्स लगते थे। भारत की जनता के पास पैसा नहीं होता था कि वो उसका पैसा दे पाए, तो भारत वाले बना पाते थे क्या, नहीं। बनाने का काम कौन कर रहे हैं, अंग्रेज। बेचने का काम कौन कर रहे हैं, अंग्रेज। तो भारतीयों के पास कुछ मिलेगा, मुझको जिसको लगेगा मैं दूंगा, या तो आप इतना पैसा दो
और भारत की जनता पहले भी गरीब थी, आज भी। वो 70 वर्ष बोलो या 70,000 वर्ष बोलो, दिखेगा। ठीक, अमीर होना रहता तो हो भी जाते। कहां से होगा भैया? यहां तो फ्री की चीजें मिल मिल के सबका शरीर और कमजोर हो चुका है। कहां से होगा? आपको देखो, आपको एक ही चीज याद रखना है, जीवन में करना है, जीवन में अगर रहना है, इस दुनिया में रहना है, अदरवाइज आप धरती के बोझ कहलाओगे। ठीक है, ये शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, भाषा को तोड़कर बोल रहा हूं, है ना। जीव यहां धरती पर जीने का उसे ही अधिकार है जो क्या जानता है? मेहनत करना जानता है, अदरवाइज वो धरती का बोझ है। ठीक है, और धरती का बोझ है तो उसके साथ भी बोझ वाली जीवन मिलेगी, उसको भी मिलेगी। वो बोझ है, धरती का बोझ है, तो धरती माता भी तो बोलेगी आपको भी बोझ भेजता हूं मैं एक आध दिन। ठीक है, तो वो होता है, ये प्राकृतिक नियम है। क्या बता रहा था मैं? हाँ, अंग्रेज क्या कर दिए? नमक खिला दिए। एक बार नमक का टेस्ट आ गया, अब बिना नमक का खा के बताओ तो अपने आप में क्या है? चुनौती भरा। खा तो लोग, मजबूरी रहेगी ना तब खा लोगे, पर नॉर्मली नहीं खा पाओगे। ऐसा और कुछ घटना घटित हुआ तो बता दो मुझे, आज के डेट में कोई घटना घटित हुआ है ऐसा? मैंने दिया क्या? फ्री में क्या खिलाया? नमक। मैं अंग्रेज था ना, मैं तो नमक खिलाया। क्या लगी जी? आदत। क्या लगा दिया मैंने? टैक्स। अब तो मजबूरी है, क्योंकि बिना नमक के अब आप जिंदा नहीं रह पाओगे। रह सकते हो क्या? अब मुश्किल है, अब तो मुश्किल है। नहीं तो घर में जाके देखना, बिना नमक वाला देना, मम्मी पापा जो भी है, कोशिश करके देखना खा के बिना नमक का, जिंदगी का रंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज भी ये नीति भारत में लागू है कि नहीं है बताइए? चल रहा है ना। हम तो रिचार्ज कर करके थक गए हैं, है ना। हर महीने 3 ठो रिचार्ज करना पड़ता है, 5 ठो रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक, तो ये समस्या है, बिल्कुल समस्या है। ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया, जनसंख्या में फर्स्ट नंबर है ना जी। किसने कहा है? यूनाइटेड नेशन ने बताया ना, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? जनसंख्या है। सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन होगा? एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी करके गया हुआ था, कभी गलत नहीं बोला उन्होंने, और आज तक जो बोला है आज तक सही हुआ है। भविष्य में का करोड़पति वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा क्या होगा? ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, है ना। कैसे जी? सिंपल सी बात है, वो अपने ज्ञान को कहां डालेगा? मोबाइल में डालेगा तो क्या बनेगा? यूट्यूब। क्या बनेगा? यूट्यूब में डालेगा तो, है ना, कितना करोड़? 146 करोड़ जनता। एक ज्यादा लिख दिया क्या मैं? 146 करोड़ जनता। चलो 140, जो लिखना है लिख लो अपने हिसाब से, हमको क्या जाता है। 146 करोड़ है ना। कम से कम 100 करोड़ तो होंगे जो मोबाइल देखते होंगे यूट्यूब। आरटीआई डाल के पूछ लो सरकार से, कितने यूजर्स हैं जो यूट्यूब चलाते हैं? क्या 100 करोड़ जनता होंगे कि नहीं होंगे? अरे चलो ठीक है, 50 करोड़ ही कर लो, आपकी इच्छा शक्ति। कितना पैसा मिल रहा है इससे? कितना पैसा मिल रहा है बताओ? तो अभी क्या चल रहा है? संचार क्रांति। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? संचार क्रांति का समय है, निबंध का विषय है, याद रख लेना, है ना। किस प्रकार से मार्केट को संचार ने अपने अंडर में, अभी हाल ही में आया हुआ था, हाल ही न्यूज़पेपर में आया हुआ था, किस प्रकार से संचार ने मार्केट को अपने अंडर में कंट्रोल करके रखा हुआ है। जिसके पास सबसे ज्यादा यूट्यूब में जो बन रहा है, यूट्यूब में डेली चीजें जा रही है, एक यूट्यूब बस बता रहा हूं ना मैं, एक सोर्स, मैं ये नहीं बोल रहा बाकी का फेसबुक, है ना, या फिर ट्विटर, या फिर क्या जी, इंस्टा, दुनिया भर का जो भी है ना, जो भी सोशल मीडिया वाली है, तो उसी को बोलते हैं क्या? संचार क्रांति। जिसके पास संचार की ज्यादा सुविधाएं होंगी वही सबसे बड़ा अमीर आदमी कहलाएगा। एक समय में उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि जिसके पास सबसे ज्यादा उद्योग होगा, उत्पादन होगा, वही सबसे बड़ा अमीर आदमी होगा। वो था, उन्होंने बोला हुआ था। तो उद्योग क्रांति आया था अचानक से,
और जिसके पास इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था, पर आज के डेट में नहीं है। टॉप में कौन लोग चल रहे हैं? मेटा, मतलब फेसबुक वाले, गूगल वाले चल रहे हैं कि नहीं चल रहे टॉप में? तो किन लोग चल रहे हैं? ये खत्म हो जाएगा। उद्योग अभी चल रहा है, पर उद्योग की स्थिति धीरे धीरे क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी। क्योंकि बढ़ कौन रहा है? एक तो व्यक्ति बढ़ रहा है, और व्यक्ति बढ़ रहा है तो दोनों चीजें बढ़ती है, खपत। तो उद्योग भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उद्योग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर भैया जैसे मैंने एक बार खाना खाया, तो मैं कितने देर में खाना खाता हूं? 3 घंटे में। 3 घंटे के अंतराल, 5 घंटे के अंतराल में खाता हूं। पर उस बीच में मैं कितना यूट्यूब चलाता हूं, या कितना फेसबुक देखता हूं, या कितना देखता हूं, ये बताइए आप। खाना खाने में समय 10 से 15 मिनट। यूट्यूब कितना देर चलाए? फेसबुक कितना देर चलाए? एक जनरल सोचो ना, आप लोग अपना मत सोचो, आप लोग, मुझे पता है आप लोग अच्छे व्यक्ति हो, जनरल सोचो। आदमी खाना खाते वक्त देखता है कि नहीं देखता है? तो मुझे बताइए, खाना खाने के लिए 10 मिनट बैठा और इंटरनेट को दिन भर में, है ना, टोटल खाना खाने में समय दिन भर में कितना लगता है? वो बनियान टी शर्ट या फिर क्या बोलते हैं, टी शर्ट मारा, जूता चप्पल पहना, जहां बैठा वही बैठा रहेगा दिन भर। ये चलता है, पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, बस चल रहा है। तो केवल संचार की बातें, संचार क्रांति निबंध का टॉपिक नोट कर लिए रहो। है ना, संचार ने किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था पर अपनी धाक जमाई हुई है। संचार, ये आपका रहेगा क्या? निबंध का एक टॉपिक रहेगा, है ना। मतलब है ना, संचार भारत की अर्थव्यवस्था पर संचार की क्या स्थिति है, भारत की अर्थव्यवस्था पर संचार की क्या स्थिति है, ये सब चीजें बताना रहता है ना आपको। इससे लाभ क्या है और इसका नुकसान भी क्या है, आप क्या समझते हैं, और नुकसान क्या है, और आपका क्या कहना है, आप क्या कहते हो, अच्छा है कि बुरा है, ये है आपका टॉपिक। अब मैं क्या करूंगा, हर सप्ताह में एक टॉपिक दे दिया करूंगा, आप छोटा छोटा कंटेंट उसके तैयार रखिएगा। एक कॉपी छोटा सा पतली वाली कॉपी बना ली, एकदम पतला भी मत बनाना, ताकि एक टॉपिक मैं दे दूंगा, उसके बारे में जब जब जो नॉलेज मिलेगा उस टॉपिक के बारे में आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। या 10 मिनट या रोज 10 मिनट का समय निकालिए आप अपने जीवन का, है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक सर्च मारिए, गूगल बाबा को पूछिए। बात हो चुका है मेरा, गूगल जी से बोलेंगे, आप बताएंगे ना, पूछेंगे संचार के बारे में बताओ, बताते हैं वो, ठीक है, तो बताएंगे। क्लियर, ठीक है। इसके बारे में आप सप्ताह में कम से कम एक निबंध लिखने का क्या होना चाहिए, हमें हैबिट होनी चाहिए। फॉर्मेट बता दिया जाएगा आपको, निबंध कैसे लिखा जाता है। कल की क्लास में या परसों की क्लास में हम लोग बात कर लेंगे कि निबंध लिखा कैसे जाता है, हर चीज की एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था को हम लोग बात करेंगे। आज के लिए यही रोके चलिए, आज का क्लास यही खत्म करते हैं। सिलेबस आप लोग लेके जाइएगा, ठीक है। कल से बैठना कैसे जी, इतिहास का क्लास या छत्तीसगढ़ का क्लास बैठो ना यार, तुम लोग को पढ़ने में क्या दिक्कत है। सबसे पहले